पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि येबन किसी रीजन से जब असेंबलीमैन चा के ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी रेन पोंचो पहने चाकू लिए चा को मारने आया है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि शामन था। शामन चा के पीछे उसके ऑफिस में घुसने ही वाला था तो येबन उसका नाम पुकारती है। शामन पहले से ही काफी नर्वस था, वो रोने लग जाता है। ये देखकर येबन आगे बढ़कर उसके हाथ से चाकू ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि बाहर निकलकर येबन शामन से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा था, तो वो कहता है कि वो चा को मारने गया था क्योंकि वो मरना डिजर्व करता है। वो बताता है कि रीडेवलपमेंट स्कैम के टाइम पे चा ने उसके डैड को भी कन्विंस कर लिया था जमीन खरीदने के लिए। उसके डैड बहुत गरीब थे और ये सोचकर अपना सारा पैसा जमीन में लगा दिया कि कम से कम उनके बेटे को तो फायदा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके डैड के पास कुछ भी नहीं बचा। उस समय वो आर्मी में इनलिस्टेड था। जब वो वापस आया तो उसके डैड ने फांसी लगा लिया था और उनकी डेथ से उसकी मॉम भी मर गई थी। वापस घर जाकर येबन रीडेवलपमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वो वहाँ के लोकल लाइब्रेरी में जाकर ढूंढती है तो वहाँ उसे रीडेवलपमेंट से रिलेटेड कई आर्टिकल्स मिलते हैं जो उसके मॉम ने ही लिखे थे। एक आर्टिकल में लिखा था कि असेंबलीमैन यून का एक एसोसिएट उनके अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिफाई करने वाला है। अगले दिन येबन जाकर ओखुई के डैड से मिलती है और पूछती है कि 10 साल पहले जो रीडेवलपमेंट स्कैम हुआ था उसमें असेंबलीमैन यून का कोई हाथ था क्या। ओखुई के डैड बताते हैं कि र्यूमर तो था बट कोई एविडेंस नहीं था, कोई टेस्टिफाई करने वाला था बट लास्ट मोमेंट में पीछे हट गया था। येबन पूछती है कि मिस्टर चा भी उस समय असेंबलीमैन यून के लिए काम करते थे ना, तो ओखुई के डैड बताते हैं कि हाँ, वो तो असेंबलीमैन के आगे पीछे घूमता रहता था। येबन को अब शक होता है कि कहीं मिस्टर चा ही वो एसोसिएट तो नहीं जो टेस्टिफाई करने वाले थे बट पीछे हट गए। फिर हम मून को देखते हैं, वो सुन्नो पे नजर रखने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाता है बट वो वहाँ नहीं था। मून किसी दूसरे आदमी को देखता है जो छुपकर अंदर देख रहा था। पास जाकर देखता है तो वो जोंगमुक था। मून पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो जोंगमुक बताता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वहाँ से मून शामन के घर पहुँचता है जहाँ सुन्वो भी रहता था, तो देखता है कि जोंगमुक वहाँ भी पहुँचा हुआ है और सुन्वो वहाँ पे नहीं है। मून फिर सुन्वो के वर्कशॉप जाता है तो सुन्वो वहाँ अपने काम में लगा था। जोंगमुक भी वहाँ पहुँच गया था। वो अंदर जाने वाला था तो मून उसे रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर कहता है कि हम दोनों की इन्वेस्टिगेशन सेम डायरेक्शन में है तो हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए जो कुछ भी अब तक पता चला है। जोंगमुक बताता है कि बहुत सालों पहले असेंबलीमैन यून ने एक रीडेवलपमेंट स्कीम चलाया था। असेंबलीमैन चा उस समय उसके साथ ही था। उस स्कैम के जो विक्टिम्स थे उनकी कमेटी की चेयरपर्सन अचानक से गायब हो गई थी और सुन्वो उसी चेयरपर्सन का बेटा है। मून को अब समझ आता है कि सुन्वो चा की वजह से यहाँ शिफ्ट हुआ है। जोंगमुक फिर मून से पूछता है कि उसे क्या पता है। मून कहता है कि सुन्वो यहाँ हो रहे मर्डर से किसी तरह से कनेक्टेड है। जोंगमुक पूछता है कि किस बेसिस पे तुम्हें ऐसा लगता है। अब मून रीजन क्या बताता, वो बस कहता है कि उसे ऐसी गट फीलिंग आ रही है। फिर हम सुन्वो को देखते हैं। वो वापस घर आता है तो देखता है कि शामन अपना सामान पैक कर रहा था। वो पूछता है तो शामन बताता है कि वो अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिलकर कुछ प्रेयर्स करने जा रहा है। इधर मून वापस घर आता है तो येबन उसका वेट कर रही थी। वो मून से एक पुरानी केस फाइल को देखने बोलती है और बताती है कि 2005 में एक कार पोर्ट से समुद्र में गिरा था। उस डेथ को सुसाइड बता दिया गया था और जिसकी डेथ हुई थी वो उसकी मॉम थी। उस समय हम चा के एक आदमी को देखते हैं जो छुपकर येबन की बातें सुन रहा था और फिर जाकर चा को इस बारे में बताता है। मून जाकर केस फाइल को ढूंढता है तो उसमें लिखा था कि विक्टिम के बॉडी से कुछ सेडेटिव्स तो मिले थे पर क्वांटिटी कम थी, तो कॉज ऑफ डेथ डूबने को बताया गया था। डेथ के सिनेरियो में लिखा था कि मियोक ने कार पोर्ट में ले जाकर ब्रेक्स में पैर रखा होगा, फिर स्लीपिंग पिल्स खाकर उसकी बॉडी रिलैक्स हो गई और पैर ब्रेक से हट गए और कार खुद से रोल होती हुई पानी में चली गई। केस फाइल में ये भी लिखा था कि पुलिस ने जब उस सीन को रिक्रिएट किया तो कार 5 में से 3 बार खुद से रोल होती हुई पानी में चली गई थी। मून ये सारी बातें येबन को बताता है तो वो पूछती है कि पुलिस ने उस केस को सुसाइड क्यों कंक्लूड किया, वो एक्सीडेंट भी तो हो सकता था। तो मून बताता है कि असेंबलीमैन चा के स्टेटमेंट के बेसिस पे उस केस को सुसाइड डिक्लेयर किया गया था। चा ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मियोक बहुत परेशान रह रही थी, अपने डैड से उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे और फिर अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से वो डिप्रेशन में थी।
चा ने बताया था कि उसके कहने पे वो एक क्लिनिक भी गई थी और डिप्रेशन की दवा पे थी। येबन पूछती है कि अगर चा ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो क्या होता, तो मून कहता है कि तब इस केस में पुलिस और भी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करती। येबन वापस घर आती है तो देखती है कि चा वहाँ पे था और काफी ड्रंक भी लग रहा था। वो अजीब सा बिहेव कर रहा था और हंसी मजाक में ही येबन से पूछता है कि तुम डिटेक्टिव मून के साथ इतना समय क्यों बिताती हो। तो येबन कुछ आंसर नहीं करती। चा जब वहाँ से निकल रहा था तो येबन के ग्रैंडफादर उसको नीचे तक छोड़ने जाते हैं। चा कहने लगता है कि येबन तो बिल्कुल मियोक पे गई है, देखने में भी और पर्सनालिटी में भी। वो मियोक के बारे में और भी बहुत सी बातें कहने लगता है। तो डॉक्टर बॉन्ग खुद को रोक नहीं पाते और चा पे चिल्लाने लगते हैं कि मियोक के बारे में बात मत करो। चा फिर भी नहीं रुकता और कहने लगता है कि मुझे उस पे ध्यान देना चाहिए था, तब शायद वो सुसाइड नहीं करती। डॉक्टर बॉन्ग चिल्लाकर कहते हैं कि मियोक ने सुसाइड नहीं किया था और चा का कोट पकड़ लेते हैं। तो चा उन्हें धक्का देता है। ये देखकर येबन का डॉग जोर से भौंकने लग जाता है। आवाज से येबन नीचे आती है तो डॉक्टर बॉन्ग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। येबन बाद में अपने डॉग के बम को छूती है तो अपने ग्रैंडफादर और चा के बीच की कन्वर्सेशन देख लेती है। फिर वो जाकर अपने ग्रैंडफादर से डायरेक्टली पूछती है कि मॉम ने सुसाइड नहीं किया था ना, और आपको मिस्टर चा पे शक था, इसलिए आप इतने सालों से उसके आसपास रह रहे थे। डॉक्टर बॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी मॉम का मैटर नहीं बल्कि मेरी बेटी का मैटर है। अगर वो तुम्हारे डैड से मिली नहीं होती तो मेरे साथ रहती और ये सब कुछ भी नहीं हुआ होता। मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ। येबन गुस्से में कहती है कि ठीक है, आप अपनी बेटी का सोचो, मैं अपनी मॉम का सोचूंगी। ऐसे भी हम फैमिली तो है नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि येबन ओखुई को सब कुछ बताती है। ओखुई कहती है कि उसे चा पे शक है तो उसे टच करके देखना चाहिए। तो येबन कहती है कि इतनी मेमोरीज होती हैं कि कुछ देर टच करके वो देख नहीं पाएगी और ज्यादा देर वो टच कैसे कर पाएगी। ओखुई को फिर एक प्लान सूझता है। वो असेंबलीमैन चा से मिलकर कहती है कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन्स में सिर्फ ओल्डर जनरेशंस के बारे में सोचते हैं, उन्हें यंगर जनरेशंस के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर वो उसे अपने दोस्तों के पास ले जाती है, ये बोलकर कि ये सारे लोग यंगर जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अपनी बात रखते हुए ओखुई चा को ड्रिंक भी ऑफर करती है। उसका प्लान था कि चा को इतना ड्रंक कर दे कि वो बेहोशी हो जाए ताकि येबन को उसे ज्यादा देर टच करने का समय मिले। प्लान सक्सेसफुल तो होता है पर चा के साथ साथ ओखुई भी ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है। ओखुई के दोस्त फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। येबन आकर चा के बम को टच करती है तो उसे सब कुछ दिख जाता है। वो देखती है कि चा ही वो एसोसिएट था जो असेंबलीमैन यून के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने वाला था और उसने उसकी मॉम को कुछ एविडेंस भी दिया था। पर असेंबलीमैन यून को इस बारे में पता चल गया था। उसने चा को लालच दिया था कि उसके बाद वो यहाँ का असेंबलीमैन बन सकता है, बस बदले में उसे या फिर वो एविडेंस वापस लाना है या फिर ऐसा कुछ करना है कि मियोक उस एविडेंस को यूज न कर सके। येबन देखती है कि उसके बाद चा ने उसकी मॉम की चाय में सेडेटिव्स मिला दिया था और जब वो बेहोश हो गई थी तो कार को धक्का देकर पानी में गिरा दिया था। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां जोंगमुक और मून केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जोंगमुक कहता है कि सुनवो के पास चा को मारने का मोटिव तो है क्योंकि चा असेंबलीमैन यून के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने वाला था पर पीछे हट गया था। उसके बाद ही सुनवो की मॉम भी गायब हो गई। उसे फील हुआ होगा कि चा ने सबको धोखा दिया, पर जोंगमुक को ये नहीं समझ आ रहा था कि सुनवो अगर किलर है तो उसने बाकी मर्डर्स क्यों किया होगा, उसका क्या मोटिव रहा होगा। विक्टिम्स के बीच में कुछ कॉमन भी नहीं था। मून कहता है कि हो सकता है वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हो जो धोखा देते हैं। उसने सिया को टारगेट किया क्योंकि वो अपने व्यूअर्स को धोखा देती थी, सिंगल होने के नाम पे डोनेशंस लेती थी, जबकि उसका एक बॉयफ्रेंड था और उसने सुनवो से भी नंबर मांगा था। जीसुक ने ईरान को धोखा दिया था अपने बॉस को उसके बारे में बताकर, और स्योंगिल ने तो मून को ही धोखा दिया था। जोंगमुक कहता है कि अगर ये लॉजिक सही भी है तो सुनवो को ये पता कैसे होगा कि विक्टिम्स ने क्या किया, उसे ये सब बताया किसने होगा। मून मन में सोचता है कि उसे पता होगा क्योंकि वो एक साइकिक है। फिर हम बेद्योक को देखते हैं जो मून के कहने पे कन्वीनियंस स्टोर के बाहर से सुनवो पे नजर रखे हुए था। अचानक उसे रियलाइज होता है कि सुनवो तो स्टोर में है ही नहीं। वो स्टोर में काम करने वाले दूसरे आदमी से पूछता है तो वो बताता है कि सुनवो तो 1 घंटे पहले ही निकल गया था। बेद्योक मून को कॉल करके बताता है तो मून तुरंत असेंबलीमैन चा के ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने चा को मार दिया है और थोड़ी दूर पे डॉक्टर बॉन्ग बेहोश पड़े थे और उनके हाथ में मर्डर वेपन था।
वहाँ से मून सीधे सुनवो के वर्कशॉप पहुँचता है तो देखता है कि सुनवो अपने काम में लगा हुआ था। मून उसे बताता है कि असेंबलीमैन चा का मर्डर हो गया है तो सुनवो के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज नहीं होते, जैसे ये न्यूज उसके लिए शॉकिंग ना हो। मून भी ये नोटिस करता है। वो सुनवो से पूछता है कि जब भी कुछ होता है तो तुम अपने वर्कशॉप में ही क्यों रहते हो जहाँ और कोई नहीं होता है। सुनवो कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वर्कशॉप मेरा कोई एक्सक्यूज हो। मून फिर हॉस्पिटल में जाकर येबन से मिलता है जहाँ डॉक्टर बोंग को एडमिट किया गया था और कहता है कि अगर हमें जानना है कि क्या हुआ था तो हमें तुम्हारे पावर्स यूज करने होंगे, पर येबन मना करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून जाकर सारे डिटेक्टिव से कहता है कि हमें सीरियल किलर और असेंबलीमैन चा से रिलेटेड सारे मटेरियल्स यहाँ से हटाने होंगे, क्योंकि एक असेंबलीमैन की डेथ हुई है तो मेजर क्राइम्स डिवीजन वाले इन्वेस्टिगेट करने आएंगे और हमें ही इन्वेस्टिगेशन से बाहर कर देंगे। सब लोग सारे मटेरियल्स पैक करके मून के घर ले जाते हैं जो अब उनका टेम्पररी हेडक्वार्टर्स था। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि असेंबलीमैन चा का मर्डर डॉक्टर बोंग ने किया है और मर्डर करने के बाद उन्होंने चाकू खुद में घुसाकर सुसाइड करने की कोशिश की। ह्यूनो का एक्स हस्बैंड भी अपना स्टेटमेंट देता है कि डॉक्टर बोंग पहले ड्रंक होने के बाद चा को गालियां दिया करते थे और अपना बदला लेने के लिए ही वो चा के इलेक्शन कैंपेन में उसके साथ थे। मून हॉस्पिटल में डॉक्टर बोंग के मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करता है और फिर जाकर येबन से मिलता है। येबन को भी थोड़ा शक हो रहा था कि शायद उसके ग्रैंडफादर ने ही चा का मर्डर किया। तो मून कहता है कि 17 सालों से वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, तो वो चा को क्यों मारेंगे। फिर वो बताता है कि डॉक्टर बोंग को पार्किंसंस डिजीज था जिसकी वजह से उनका हाथ बहुत कांपता था। वो तो चाकू को ठीक से पकड़ भी नहीं सकते थे, मारना तो दूर की बात है। येबन जाकर अपने ग्रैंडफादर का रूम चेक करती है तो वहाँ पार्किंसंस की दवाइयाँ थी। उसे वहाँ अपनी और अपनी मॉम की कुछ फोटोज भी मिलती है जो उसके किसी स्कूल इवेंट का था। उसे कुछ ध्यान आता है और वो जाकर अपना एल्बम चेक करती है। उसे याद आता है कि एक फोटो दिखाकर उसकी मॉम ने उससे कहा था कि कभी इस फोटो को खोना मत। येबन को अब रियलाइज होता है कि इस फोटो में उसके ग्रैंडफादर भी थे जो पीछे में खड़े थे और इसलिए उस समय उसकी मॉम इमोशनल हो गई थी। फोटो से वो समझ गई थी कि कांटेक्ट में नहीं होने के बाद भी उसके डैड को उसकी फिक्र है। येबन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है ताकि अपने ग्रैंडफादर को टच करके वो सच का पता लगा सके। उस समय वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हम तब का एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब येबन का वेटनरी स्कूल में सिलेक्शन हो गया था। ह्यूनोक ने ये न्यूज जब उनको बताया था तो उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था, पर अंदर जाकर वो बहुत इमोशनल हो गए थे क्योंकि वो येबन के इस अचीवमेंट से बहुत खुश थे। येबन अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत देखकर बहुत रो रही थी और देखते देखते में ही उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में दिखाया जा रहा था कि असेंबलीमैन चा के मर्डर के लिए एक नए सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है जो और कोई नहीं बल्कि शामन पार्क था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।